दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए अब चलते हैं आज की अनाउंसमेंट की ओर। कल की हमारी कहानी तांत्रिक का उत्तराधिकारी भाग 2 पे पहला कमेंट निशा अग्रवाल जी ने किया था। निशा अग्रवाल जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम राकेश सिंह है और मेरी जिंदगी भी आम इंसानों की तरह ही थी, नॉर्मल। बस सिर्फ एक मंडे को छोड़कर। क्या होता था उस मंडे को, यही सबसे बड़ा राज था मेरे और मेरे परिवार के लिए। जब तक ये राज नहीं खुला, हम सभी बहुत परेशान रहे। आइए मैं बताता हूँ अपनी पूरी कहानी। मेरी स्कूल की पढ़ाई होने के बाद से मेरी माँ ने मुझे कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में भेज दिया था। हालांकि मंडे को मुझे सब कुछ भूल जाने का प्रॉब्लम पहले भी हुआ करता था, लेकिन जब तक मैं अपने घर में रहता था तब तक ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन जब मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में अकेले रहने लगा, तब ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि मुझे बाकी के दिन तो याद रहते थे, लेकिन मंडे की शाम से लेकर पूरी सुबह होने तक क्या हुआ, कैसे हुआ और मैंने क्या-क्या किया, ये याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। मेरे बचपन से ही मेरे पिताजी हमारे साथ नहीं थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी और माँ ने कभी भी उनके बारे में कुछ खुल के नहीं बताया। वो बस इतना बताती थीं कि उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। मैंने भी ज़्यादा पूछना सही नहीं समझा, क्योंकि बचपन से तो मुझे मेरी माँ ने ही संभाला था, इसीलिए उनसे सवाल पूछने वाला मैं कौन होता था। हाँ, अपने पिता के बारे में जानने की कोशिश हर बच्चा करता है। मैंने भी की। माँ ने मुझे जो बताया, जितना बताया और जैसा बताया, वो मैंने मान लिया। फिर जब मैं कॉलेज में पढ़ने चला गया, तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब कॉलेज की तरफ से मुझे हॉस्टल का एक रूम अलाउड हुआ, उसी रूम में मुझे एक रूम पार्टनर भी मिला। उसका कहना था कि मंडे के शाम से ही मैं थोड़ा अजीब बिहेव करता हूँ। इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो मुझे भी था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं कितना अजीब बिहेव करता हूँ। उसने बताया कि मैंने उससे बहुत बदतमीजी से बात की। साथ ही साथ उसने जब मुझे कमरे से बाहर जाने से रोका, तो मैंने उसे धक्का भी मारा। उससे उसको चोट भी लग गई, लेकिन ये सारी बातें मुझे याद नहीं थी, तो मैंने उससे झूठ कह दिया कि उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे उल्टी जैसा लग रहा था, इसलिए मैं दौड़कर बाथरूम की तरफ भाग रहा था। तू बीच में आ गया, इसलिए तुझे भी चोट लग गई। और उसने भी मेरी बात मान ली। उसके बाद वो मेरी फिक्र करने लगा कि कहीं इसकी तबीयत का ज़्यादा खराब तो नहीं, कहीं इसे डॉक्टर के पास लेके जाने की ज़रूरत तो नहीं। उसके बाद हफ्ते की बाकी दिनों में कोई भी तकलीफ पेश नहीं आती थी, लेकिन हर मंडे को मुझे अंदाज़ा था कि कुछ अजीब होने वाला है, इसीलिए किसी बहाने से मैं खुद को अकेले कर लिया करता था, ताकि मेरा अजीब होना किसी और को पता ना चले और वो मुझसे डरने ना लगे। मम्मी ने भी इसके लिए बहुत सारे पंडितों को दिखाया था मुझे। डॉक्टरों से भी हम लोगों ने मिलने की बात की, मिले भी, बहुत सारी दवाइयाँ भी लीं, लेकिन ये अजीब सी बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। और ऐसा सिर्फ मंडे को ही होता था। क्यों होता था उस वक्त मुझे नहीं पता था, लेकिन मामला तब ज़्यादा बिगड़ने लगा जब हॉस्टल के आसपास जानवरों की मौत होने लगी। जानवरों को इस तरीके से मारा जाता था जैसे कि कोई उनका दुश्मन हो। उन्हें बहुत दर्दनाक मौत दी जाती थी। उसे चीर कर, फाड़ कर उनकी अतड़ियों को बाहर निकाल दिया जाता था। साथ ही साथ कभी-कभी उनके सिर को काट के अलग फेंक दिया जाता था। जानवरों की इतनी दर्दनाक मौत देखकर कॉलेज प्रशासन सतर्क हो गया। उन्हें लगा कोई तो अजीब स्टूडेंट है जो ये सब कर रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जानवरों की भी जान जान ही होती है। और क्या पता, जो आज जानवरों पे हमला कर रहा है, कल को इंसानों पे भी तो कर सकता है। कॉलेज प्रशासन ने बहुत कोशिश की ये पता लगाने की
कि ये सब कर कौन रहा है, लेकिन कुछ भी ना पता चला। बाद में काफ़ी दिनों तक ये सारी चीज़ें होती रहीं। एक दिन मैंने अपने रूममेट को थप्पड़ भी मार दिया और भी कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से अब मुझे कॉलेज में सब संदिग्ध नज़रों से देखने लगे थे। लेकिन जैसे तैसे मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद मैंने एक नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी करने के समय भी मेरे साथ यही सब होता था। मंडे के बारे में मैं भूल जाता था, लेकिन जब भी मुझसे कोई पूछे तो मैं कोई भी कहानी बना के उन्हें बता दिया करता था, जिसके वजह से लोगों को ये बात ठीक ठीक पता नहीं चल पाती थी। लेकिन एक दिन मुझे कॉलेज के एक दोस्त ने फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि भाई, मुझे पता है कि कॉलेज में जो जानवरों की मौत होती थी वो किसके वजह से होती थी। मैंने उससे पूछा, बताओ मुझे भी, कौन करता था ये सब? उसने बताया, तू ही करता था। हर मंडे की शाम को तू अजीब बिहेव करने लगता था और अगर कोई तुझे रोकने की कोशिश करे तो तू बहुत वायलेंट हो जाता था, लोगों पे हमला भी कर दिया करता था। इसीलिए कॉलेज में कई लोग तुझसे डरते भी थे और तुझसे दूर रहते थे। आपस में तो लोगों की ये भी बात सुनी है मैंने कि तू पागल है, लेकिन मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। मुझे लगा हो सकता है ये सच कह रहा हो, क्योंकि ये सारी लाशें हमेशा मंगलवार सुबह को ही मिलती थी। तो इसका मतलब मंडे को जब मुझे कुछ याद नहीं रहता था, उस वक्त मैं ये सब कर सकता था। खैर, मैंने इस पे उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा, भाई, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। अगर तेरे पास फुर्सत हो तो तू मेरे पास चले आ। उसने मेरे बात को सुनते के साथ अगले दिन मेरे पास आने का प्लान किया और वो पहुंच भी गया। उसके बाद मैंने उसको सब कुछ बताया कि ये तकलीफ मुझे बचपन से है। मंडे को मेरे साथ क्या होता है शाम होने के बाद, ये मुझे पता ही नहीं रहता। अब तो मैं नौकरी में हूँ और मुझे यही डर सताते रहता है कि अब मैं कोई कांड ना कर दूँ। मेरे दोस्त ने मुझे सलाह दिया, डॉक्टरों से मिल, बाकी सारी चीज़ें कर। मैंने कहा, ये सब मैंने कब का करके देख लिया है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, ठीक है, जब तक तुझे इस बीमारी का इलाज नहीं मिल जाता, तब तक मंडे शाम होने से पहले खुद को घर में लॉक कर लिया कर और चाबी किसी ऐसी जगह छुपाया कर जो तुझे भी अगले दिन तक याद ना आए। मुझे उसके बात में कुछ दम लगा। मैंने भी ऐसा ही करने का फैसला कर लिया। उसके बाद वो अपने शहर चला गया और मैंने मंडे का इंतज़ार करना शुरू कर दिया। जैसे ही मंडे आया, मैंने यही किया। मैंने घर में खुद को लॉक कर लिया और चाबी एक ऐसी जगह रख दी जिसे मैं भी ना ढूंढ पाऊँ। उसके बाद मंगलवार के दिन जब मैंने उठकर चेक किया तो मेरे घर में तोड़-फोड़ हुई थी, जिसे देखकर मुझे ये समझते देर न लगी कि ये तोड़-फोड़ मैंने ही की होगी, बाहर ना निकल पाने के गुस्से में। इसीलिए मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि अगर किसी का नुकसान होने से बचता है तो थोड़ा बहुत मेरा नुकसान ही सही, लेकिन इससे कम से कम बाकी जानवरों की जिंदगी तो बचेगी। मैंने अपने माँ को भी ये सारी बातें बताई। मम्मी ने कहा, हाँ बेटा, तू खुद को लॉक कर लिया कर, मंडे की ही बात है, बाकी मैं इधर पता कर रही हूँ कि तेरा कोई इलाज हो सकता है या नहीं। ये आइडिया काम करता देख अब मैं थोड़ा निश्चिंत होने लगा था। मैं पूरे हफ्ते अच्छे से ऑफिस में काम करता था और मंडे की शाम को जल्दी ऑफिस से घर आकर खुद को घर में लॉक कर लिया करता था, जिससे काफ़ी मामला संभला हुआ सा था। लेकिन धीरे धीरे बिल्डिंग के लोगों ने कंप्लेन करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, मंडे के रात को तुम्हारे घर में क्या होता है? लगता है जैसे कोई इंसान बहुत गुस्से में चीख चिल्ला रहा है और सामान इधर से उधर फेंक रहा है। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। मैंने कहा, देखिए, मंडे को बस आप ये बात बर्दाश्त कर लीजिए, बाकी अगर आपको लगता है तो मैं रेंट बढ़ा करके भी देने के लिए तैयार हूँ। लैंडलॉर्ड थोड़ा लालची था। बढ़ा के रेंट मिलने के नाम पे उसने सोसाइटी वालों को समझा दिया और मैंने भी कुछ रेंट बढ़ा दिया, जिसके वजह से मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और अब लैंडलॉर्ड सोसाइटी वालों को भी संभाल लेगा। ऐसे ही बेदस्तूर सारी चीज़ें जारी रही। काम करना, मंडे को आके खुद को लॉक करना, घर के अंदर तोड़-फोड़। लेकिन
एक मंडे को पता नहीं कैसे मैंने खुद को अनलॉक कर लिया और बाहर जाकर फिर से जानवरों की हत्या करना शुरू कर दिया। हालांकि मुझे तो ये सारी चीज़ें याद नहीं रहती थीं, लेकिन जानवरों की बॉडी मिलने लगी सोसाइटी के आसपास, जिससे कि मुझे ये लगने लगा कि कहीं इनका जिम्मेदार मैं ही तो नहीं। लेकिन इस बार वो बॉडी और भी गंदे तरीके से शत विशत हालत में मिल रही थी, जिससे कि सोसाइटी के लोगों को भी यही लगता था कि ये सब कोई जानवर कर रहा है। लेकिन उन लोगों ने एक चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया कि ये सारी चीज़ें हर बार मंगलवार के सुबह ही नज़र क्यों आती हैं। खैर, मैंने भी इसमें कुछ बताना सही नहीं समझा, क्योंकि लोग शायद मुझे पागल समझ के वहाँ से ही निकाल देते। इसीलिए मैंने इस चीज़ को चुपचाप रहकर देखना ही सही समझा। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लगी। अब खुद लॉक करने का भी कोई फायदा नहीं था। मैं खुद ब खुद लॉक अनलॉक करके बाहर निकल जाता था और जानवरों को मारने लगता था। ये चीज़ मैंने कभी फील तो नहीं की या महसूस तो नहीं की, लेकिन मुझे अच्छे से पता था ये सब और कोई कर भी तो नहीं सकता। उसके बाद मुझे ये डर सताने लगा कि अगर किसी दिन सोसाइटी के किसी इंसान ने मुझे देख लिया ये सब करते हुए तो क्या होगा। मैंने अपने माँ को अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। वैसे भी पहले भी मैंने इस चीज़ को रोकने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। लेकिन इस बार हम लोग इसका पूरी तरीके से निवारण कर डालेंगे। बस थोड़ी समय धैर्य रख ले। मैंने अपने माँ के बात पे विश्वास करके फ़ोन रख दिया, क्योंकि माँ हमेशा मेरा भला ही चाहती थी। मुझे पता था कि वो मुझसे भी ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेकर, और वो मुझे किसी भी तरीके से ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगी। उसके बाद मैंने अपने बाकी की चीज़ों को वैसे ही जारी रखा, लेकिन अब मंगलवार के नाम पे, क्योंकि मंडे मेरे लिए बहुत खूनी था, इसीलिए मंगलवार की सुबह के नाम पे मैं डरने लगता था। मुझे पता था कोई ना कोई ऐसा नज़ारा ज़रूर देखने को मिलेगा मुझे और मेरे सोसाइटी वालों को, जो कि हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। बाकी की चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक दिन जब मंगलवार को सुबह मैं उठा तो मैंने देखा कि किसी जानवर के खून से, या पता नहीं किसी लाल रंग से, मेरे दीवारों पे लिखा हुआ था, तू मेरा बदला कब लेगा? मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, तुझे क्या मेरी कोई फ़िक्र नहीं? और ये बातें जब मैंने अपने माँ को बताई, तब उनके होश फाख्ता हो गए। उन्होंने कहा, अभी के अभी तू यहाँ आ। मैंने भी माँ के बात को सुनते हुए अपने सामान को पैक किया और अपने शहर चला गया। ऑफिस में मैंने सिक लीव ले ली थी और मेरी जो छुट्टियाँ बची हुई थी उसको भी ऐड कर लिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वहाँ कितने दिन तक रुकना पड़ सकता है। माँ ने बस इतना बोला था कि तुझे इस बार ज़्यादा दिनों के लिए आना है। मैंने माँ की बात सुनी और उसके बाद मैं घर चला गया। जब मैं घर गया तो मैंने माँ से पूछा, माँ, ये सब क्या है? और इस बार जो मुझे दीवारों पे लिखा हुआ मिला है उसका क्या मतलब है? ये सब क्यों लिखा हुआ था? इसके पीछे क्या राज है? आपको ज़रूर कुछ पता है, इसीलिए आपने मुझे आनन फानन में यहाँ बुला लिया। माँ ने कहा, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा आए हुए हैं, उनके पास चल। मैंने हामी भर दी, क्योंकि मुझे किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी चीज़ मुझे इस परेशानी से निजात दिला सके, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार था। बस मुझे इस प्रॉब्लम से आज़ादी चाहिए थी और कुछ नहीं। लेकिन वहाँ जाने से पहले मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा, वहाँ तुझे चाहे जो भी पता चले, तू मुझ पे भरोसा बनाए रखना, क्योंकि मैंने आज तक तुझसे जो भी छुपाया है वो तेरी भलाई के लिए छुपाया है। कभी भी तेरा अहित नहीं चाहा मैंने, इसीलिए मैंने तुझे अलग शहर में पाला पोसा है। बचपन में हम लोग किसी और शहर में रहते थे, लेकिन जब तेरे पिता की मृत्यु हो गई तो हम लोगों ने उस शहर को छोड़ दिया और हम लोग दूसरे शहर में रहने लगे। उस वक्त तू बहुत छोटा था, तेरी उम्र करीब करीब 2-3 साल ही रही होगी, तुझे कुछ याद नहीं है। इसीलिए मैंने अपने माँ से कहा, हाँ लेकिन इसका मेरे प्रॉब्लम से क्या कनेक्शन है? माँ ने कहा, बाबा जी के पास चल,
तुझे सब पता चल जाएगा। हम लोग फिर वहाँ से बाबा जी के पास गए। जब बाबा जी ने मुझे देखा तो मेरी माँ से पूछा, यही है ना वो? माँ ने हाँ में सर हिला दिया। बाबा जी ने सारे भक्तों को साइड कर दिया और बोला, सिर्फ तुम दोनों यहाँ बैठो। और उसके बाद बाबा जी ने मेरे सिर पे हाथ रख के कुछ मंत्र तंत्र करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं दो दो आवाज़ों में चिल्लाने लगा। मैं ये फील तो कर पा रहा था कि मुझ पे कोई चीज़ हावी है, लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा के हाथ लगाते के साथ ये मुझे क्या होने लगा है। फिर बाबा जी ने मेरे गले में एक माला डाली और उसके बाद मैं शांत हो गया। मुझे अभी सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। मैंने उन लोगों से एक पेपर और पेन मांगा। उन लोगों ने मुझे पेपर और पेन दिया। मैंने उस पर लिखा, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे प्लीज़ बताइए। बाबा ने कहा, आगे की कहानी तेरी माँ बताएगी तुझे। बाबा ने मेरी माँ की तरफ इशारा किया और बोला, इसे जब तक सारी बातें नहीं पता चलेंगी तब तक इसकी मुक्ति पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसे अभी के अभी सब कुछ बताओ। फिर मेरी माँ ने मेरे तरफ देखते हुए और आंखों में आंसू भर के बताना शुरू किया, बेटा, मैं तेरे बाप के साय से तुझे हमेशा दूर रखना चाहती थी, क्योंकि तेरे पिताजी कोई आम इंसान नहीं थे। वो शहर के सबसे बड़े गुंडे थे। उनके नाम से लोग कांपा करते थे। वो इतने ज़्यादा क्रूर थे कि किसी को भी मारने से पहले सोचते नहीं थे। लेकिन जब उनके कुछ दुश्मनों ने उन्हें मंडे की शाम को गोलियों से छलनी कर दिया, तब जा कर के उनकी मृत्यु हुई और वो आत्मा के तौर पे तुझ में समाहित होने लगे। उस वक्त तू बहुत छोटा था और इसका असर तुझ पे बहुत बुरा पड़ता था, लेकिन मैं तुझे इतनी कम उम्र में क्या समझाती। और तो और तुम्हारे पिताजी के दुश्मन हमें परेशान ना करें, इस वजह से हम लोगों ने वो शहर भी छोड़ दिया। लेकिन तेरे पिताजी की आत्मा ने तेरे शरीर को छोड़ने से मना कर दिया। वो बार बार तुझ पे हावी होकर मुझे यही ताना देते थे कि मेरे बेटे को मेरे बदले के लिए ज़रूर तैयार करना, मुझे बदला चाहिए। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि जिस वजह से मैंने अपने पति को खो दिया, मैं अपने बेटे को भी खो दूं। मैं नहीं चाहती थी कि तू किसी बदले की आग में जले या किसी से भी बदला ले, लेकिन मैं इनको क्या समझाती। मरने के बाद भी ये गुंडे ही रहे और मरने के पहले भी ये गुंडे ही थे। इन्हें कोई मतलब नहीं इस चीज़ से कि उनके बेटे की जान कितनी कीमती है। फिर बाबा ने कहा, बेटा तू घबरा मत, ये सारी चीज़ें जो तेरे साथ इतने दिनों से हो रही थी, ये सब तू नहीं करता था, तेरे पिता करते थे। और वो जानवरों को इसलिए मारते थे ताकि तेरे अंदर भी उनके जैसे क्रूएलिटी और दरिंदगी आ सके, क्योंकि तू बहुत कमज़ोर दिल का इंसान है, तू बहुत अच्छा इंसान है, तू बहुत नेक इंसान है। लेकिन तुझे एक दरिंदा बनाने के लिए उन्हें और कोई तरीका समझ में नहीं आया, इसीलिए उन्होंने तेरे हाथों से जानवरों की मृत्यु और हत्या का षड्यंत्र रचा था। लेकिन इतना कुछ जब होने के बाद भी तुझ में बदलाव नहीं आया, ऊपर से तू इन सारी चीज़ों की वजह से आत्मग्लानि में चला गया, तो तेरे पिता ने लिख कर तुझे संदेश देने की कोशिश की, ताकि तुझे पता चल सके कि तेरे पिता तुझसे क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे पता है तू एक नेक इंसान है। मैं इंसानों को देख कर के ही समझ जाता हूँ कि वह कैसा है। इसीलिए तेरे पिता को मुक्ति दिलाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि पहले भी कई लोगों ने उन्हें मुक्ति दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन एक अतृप्त आत्मा और असंतुष्ट आत्मा को मुक्ति दिलाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए उन लोगों को सफलता नहीं मिली। लेकिन मेरे ऊपर माँ काली का आशीर्वाद है, मैं इस चीज़ में ज़रूर सफल हूँगा। उसके बाद बाबा जी ने अपने तंत्र मंत्र शुरू किए और थोड़ी देर में मैं बुरी तरीके से कांपने लगा। मैं अभी भी खुद को फील कर पा रहा था, लेकिन मुझे ये साफ साफ महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर के अंदर जो भी ताकत है वो मुझसे बाहर नहीं निकलना चाहती। वो बस ये चाहती है कि किसी भी तरीके से मुझे पकड़े रहे। लेकिन बाबा के तंत्र मंत्र और शक्तियों के आगे उस ताकत को हार मानना पड़ा, क्योंकि बाबा के साथ साथ काली माता भी उनके साथ थीं और
माता के सामने कोई भी आत्मा नहीं टिकने वाली। ये शायद मेरे पिता की आत्मा को भी पता थी। काफी देर के पूजा हवन और तंत्र मंत्र के बाद मेरे पिता की आत्मा ने मेरे शरीर को छोड़ दिया और बाबा ने मुझे वही माला और अभिमंत्रित करके और उसमें एक ताबीज लगाकर पहना दी और कहा कि ये सिर्फ 1 साल तक धारण किए रहना। उसके बाद से तेरे पिता की आत्मा तुझे कभी भी परेशान नहीं कर पाएगी। अब जा, तुझे किसी भी दिन कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैंने बाबा को सत सत नमन किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन के तकलीफ से निजात दिलाई थी, जिसके वजह से मैं और माँ बहुत खुश थे। उसके बाद जब हम दोनों घर गए तो मैंने माँ से पूछा कि माँ, तुमने ये सारी चीज़ें मुझे क्यों नहीं बताई। माँ ने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुझे कभी भी ऐसा लगे कि तुझे बदला लेना चाहिए। मैंने माँ को आश्वासन दिया कि नहीं माँ, पिताजी भी कोई अच्छे इंसान तो थे नहीं जिनके मृत्यु पे मैं बदला लेने के लिए निकल जाऊं, और मेरे पास अपने माँ की जिम्मेदारी भी है। मैं जल्द से जल्द कोई अच्छे शहर में अच्छी नौकरी ढूंढता हूँ, और अब तुझे भी यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। हम दोनों वहीं चले जाएंगे। हम लोगों को इस एरिया से ही कोई मतलब नहीं रखना है। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने कुछ ही समय बाद एक और अच्छी नौकरी खोज ली और उसमें स्विच कर दिया। उसके बाद आज मैं और मेरी माँ, हम दोनों एक बड़े शहर में बिना किसी के ये जाने हुए कि हम लोग किस बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। और आज मुझे मंडे खूनी मंडे नहीं लगता, क्योंकि अब वो मेरे लिए एक आम मंडे की तरह है। आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।